दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ इन डेप्थ में। और इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं एक शहर की। शहर है कोलकाता, जिसकी काफी चर्चा है पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे सिटी ऑफ जॉय कोलकाता सिटी ऑफ सॉरो में बदल गया। एक खुशी या आनंद का शहर कैसे पीड़ा के शहर में बदल गया, उस पूरी जर्नी की हम बात करेंगे। कैसे एक शहर जो अचानक जो पूरी दुनिया के साथ तरक्की की दौड़ में शामिल था, बड़े बड़े शहरों की दुनिया भर के, अचानक उसकी तरक्की कैसे रुक गई और अंग्रेजों ने 1911 में इस शहर को क्यों छोड़ा और राजधानी दिल्ली में क्यों बना ली अपनी। आखिर क्या वजह थी कि अंग्रेजों को कोलकाता छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों के जाने के बाद इस शहर का क्या हाल हुआ और आज क्यों महत्वपूर्ण है जब हम 2026 में कोलकाता की बात कर रहे हैं। तो पूरा सफर इस शहर का काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है ये शहर। तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा अगर हम इसकी शुरुआत में जाएँ तो थोड़ा-सा इतिहास में जाना पड़ेगा सा सन 1690 में। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आ चुकी थी और अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, हालाँकि जब तक वो एक व्यापारिक ही कंपनी थी। यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी आए चारनाक। जॉब चारनाक ने 3 गाँव लिए, जिनको अब कलकत्ता जिन पर बसा हुआ है। वो 3 गाँव थे, सुदूरनीति, गोविंदपुर और कालीकत या कालीकाता। तो ये 3 गाँव थे। तो यहाँ पर उसने कुछ एस्टेब्लिशमेंट किया, अपना आधार बनाया, 3 गाँव खरीदे कह लीजिए या जमींदारों से लिए और यहाँ पर इस तरह से कलकत्ता बसने की शुरुआत हुई। सन 1700 में यहाँ पर एक फोर्ट बनवाया गया, विलियम्स फोर्ट, जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आधार बना बाद में। तो यहाँ पर एक तरह से एक किला बना लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अपने वहां से पूरा, कम से कम पूर्वी भारत का, पूरे बंगाल का कारोबार ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से देखने लगी। तो सन 1700 से लेकर 1757 तक इस शहर में काफी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, रोडें बनी और आधुनिक जो शहर दुनिया भर में बन रहे थे उस समय ब्रिटेन काफी मजबूत था, ईस्ट इंडिया काफी मजबूत थी। तो एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन बंगाल के नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी उस तरह से अभी दखल नहीं दे पा रही थी। उसकी कोशिश थी कुछ रियासतों के साथ मिलकर वो अपनी ताकत बढ़ा रही थी, अपनी उसने फोर्स भी रख ली थी। जब बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा दखल दे रही है और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी नजर आने लगी हैं राजनीतिक, तो सिराजुद्दौला ने 1756 में एक हमला किया विलियम्स फोर्ट पर और उसमें अंग्रेजों को काफी नुकसान नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद तुरंत अंग्रेजों ने अपने आप को इकट्ठा किया, आपस में गठबंधन किए आसपास की रियासतों से, लोगों से, भारत की बहुत से, और बंगाल के नवाब मीर जाफर को सेट किया उन्होंने और उसकी दगाबाजी से प्लासी का युद्ध हुआ फिर, जिसमें मीर जाफर की दगाबाजी के कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए और इस तरह से अंग्रेजों के हाथ में भारत की बागडोर चली गई। इनडायरेक्टली हम कहें तो ये शुरुआती यहीं से अंग्रेजों के पैर जमने शुरू हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर जमने शुरू हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया प्लासी की लड़ाई के बाद, 1757 के बाद। 1757 से 1857, ये 100 साल में फिर कोलकाता में काफी विकास हुआ, काफी चीजें एस्टेब्लिश हुई। इसमें भारत की सामाजिक और साहित्यिक पुनर्जागरण का भी दौर इस बीच में आया। तो इस तरह से ये शहर अच्छा खासा शहर हो गया, दुनिया के जाने माने में बड़ा व्यापारिक केंद्र हो गया, साहित्यिक केंद्र हो गया और भारत का सबसे बड़ा शहर हो गया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और वो सीधे राजनीतिक दखल देने लगा पूरे भारत में, बहुत सी रियासतों में उसने हड़प नीति के तहत बहुत सी रियासतों पर कब्जे भी कर लिए और फिर उसकी नीतियों के कारण भारतीय राजा महाराजे, राजे रजवाड़े, नवाब बहुत परेशान थे। तो उसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया के खिलाफ एक बगावत हुई कह लीजिए, या भारत की आजादी की पहली लड़ाई जिसको कहते हैं 1857 में, उसकी पृष्ठभूमि बनी और 1857 में विद्रोह हुआ जिसका केंद्र था कोलकाता, क्योंकि राजधानी के तौर पर वही इस्तेमाल हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की। जैसे तैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की मदद से, महारानी की मदद से, ब्रिटिश फौज की मदद से इस
इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब हुई। लेकिन उसकी पोल खुल गई जिस तरह से वो, और ये ब्रिटेन को समझ में आ गया कि इनका बस का है नहीं, ये व्यापारिक कंपनी है और शासन व्यवस्था इसके बस की नहीं है। तो सीधे ब्रिटेन सरकार ने अब भारत का बागडोर अपने हाथ में ले ली और महारानी, भारत की भी महारानी घोषित कर दी गई, और इस तरह से आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन का राज शुरू हुआ 1857 में। राजधानी कोलकाता बना। 1857 से फिर कोलकाता में तेजी से विकास हुआ, और उसी बीच एक सामाजिक पुनर्जागरण कह लीजिए या भारत का पुनर्जागरण भी हुआ कोलकाता में ही, क्योंकि उस समय सामाजिक बुराइयां बहुत थी देश में। तो फिर राजा राम मोहन राय हुए जिन्होंने 1700 जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए जिन्होंने स्त्री शिक्षा पे काफी काम किया। और भी समाज सुधारक उधर कोलकाता में हुए, और ये सामाजिक चेतना का वहां से पूरे भारत में फैली, और एक तरह से सांस्कृतिक राजधानी भी कोलकाता बनती गई। फिर विवेकानंद हुए जिन्होंने सनातन धर्म का पुनरुद्धार कह लीजिए या खोए हुए आत्मविश्वास को सनातन के या हिंदुओं के जगाया। तो एक तरह से वहां पर पुनर्जागरण भी भारतीय संस्कृति का हुआ। इसी बीच वहां पर पहली ट्रेन चली, पहला अखबार निकला, सब कुछ भारत में जो भी हुआ, आईसीएस सर्विस की शुरुआत हुई वहां से। पहले पहले जो आईसीएस इंडियन थे वो सिलेक्ट हुए। तो इस तरह से शैक्षणिक शिक्षा का भी सबसे बड़ा केंद्र था। रविन्द्रनाथ टैगोर के कारण साहित्य का भी सबसे बड़ा केंद्र था, और सामाजिक आंदोलन का भी सबसे बड़ा केंद्र था कोलकाता। कोलकाता में फिर राष्ट्रवाद की भावना भी पनपने लगी, क्योंकि जब पुनर्जागरण हुआ तो इस तरह से, जिस तरह से बंगाल मजबूत हो रहा था, तो अंग्रेजों के दिमाग में ये खटकने लगा था। तो अंग्रेजों के दिमाग में एक चाल सूझी जिसको फूट डालो राज करो नीति हम कहते हैं। बंगाल का विभाजन कर दिया गया 1905 में, जिसका काफी विरोध हुआ, काफी तगड़ा विरोध हुआ। इसमें बंगाल को बांटा गया हिंदू और मुस्लिम आबादी के तौर पर। एक तरह से भारत की राष्ट्रीय एकता को, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, उसको पहला बड़ा डेंट 1905 में लगा। धर्म के आधार पर उसका विभाजन कर दिया गया। हालांकि बहाना लिया गया प्रशासनिक, कि बड़ा बंगाल राज्य है, प्रशासन व्यवस्था संभालने के लिए उसको दो भाग में बांटना जरूरी है। तो पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र जो था, जो बांग्लादेश है आज, पूर्वी बंगाल जिसको कहते थे वो, और असम, उसमें मिलाकर एक राज्य बना दिया गया पूर्व बंगाल। और पश्चिम बंगाल में बिहार और आज का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा कर दिया गया। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ, और इसको फूट डालो राज करी की नीति के तौर पर भारतीय नेताओं ने या धर्म जो हमारे सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोग थे उन्होंने लिया, और इसका खिलाफ काफी बड़ा आंदोलन हुआ। और इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ जिसको स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। अंग्रेजों के सामान की, अंग्रेजी सामान की या ब्रिटिश सामान की होलियां जलाई गई, और भारतीय उद्योगों को महत्व दिया गया। एक तरह से पुनर्जागरण सांस्कृतिक और धार्मिक और राजनीतिक तौर पर वहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस पूरे आंदोलन का कह लीजिए या अभियान का नेतृत्व किया, और उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी शामिल हुए और अरविंदो घोष, ये 3-4 चेहरे प्रमुख थे। बंकिम चटर्जी भी उस समय सक्रिय हुए। तो इस तरह से 8-10 लोगों ने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया, और आखिर ये आंदोलन सफल हुआ। अंग्रेजों को पुनः बंगाल का एकीकरण करना पड़ा 1911 में। ये एकीकरण हुआ। जॉर्ज पंजम ने घोषणा की कि बंगाल का जो विभाजन है उसको निरस्त किया जाता है, और उसको एक कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज इस जो विरोध हुआ बंग भंग का या बंगाल विभाजन का, और जिस तरह से एकता दिखाई गई और राष्ट्रीय भावना जहां वहां पनपी, तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि अब यहाँ खतरा है। तो उस केंद्र को हटाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी राजधानी दिल्ली में दिल्ली ले गए उठा के। हालांकि बहाना ये था कि प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली से ज्यादा अच्छे से संभाली जा सकती है, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य काफी बड़ा हो गया था भारत में। तो दिल्ली में ये राजधानी बन गया, और कलकत्ता का जो दुनिया भर की बड़ी ताकतों के साथ दौड़ रहा था, अचानक उसका विकास रुक गया। तो इस तरह से कोलकाता के साथ ये बड़ा धोखा हुआ, एक फलता फूलता शहर जिसकी अचानक तरक्की रुक गई। क्योंकि अगर राजधानी का दर्जा उससे हटाया गया तो ये काफी बड़ा नुकसान था। हालांकि उसके बाद भी वहां औद्योगिक केंद्र तो बन चुका था और काम उसका चलता रहा, लेकिन राजधानी का दर्जा उसका हट गया, ये काफी बड़ा
उसका नुकसान था। लेकिन 1911 के बाद भी कोलकाता का विकास, औद्योगिक विकास जारी रहा। और एक तरह से जब उसके बाद भारतीय आजादी की लड़ाई ने बहुत जोर पकड़ा, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो चाहे असहयोग आंदोलन हो, कलकत्ता बड़ा केंद्र बना रहा। सुभाष चंद्र बोस फिर हो गए वहां पर, खुदीराम बोस हो गए, और यहाँ पर काफी एक स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई शुरू हुई। लेकिन इसकी औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास में कहीं ना कहीं बाधा आई, और हिंदू मुस्लिम, उसकी उसके बाद मुस्लिम लीग भी यहाँ काफी सक्रिय रही, और भारत विभाजन की मांग का ये बड़ा सेंटर बन गया, बंटवारे का बड़ा सेंटर बन गया। और इस तरह से 1947 में जब विभाजन हुआ तो फिर यहाँ पर दिक्कत हुई, क्योंकि पूर्वी बंगाल चला गया, बांग्लादेश बन गया, और वहां से बहुत सारे शरणार्थी यहाँ आए, तो कलकत्ता की डेमोग्राफी भी बदली और उस पर लोड भी बहुत पड़ा। तो इस तरह से ये कलकत्ता के लिए एक और झटका था। उसके बाद जैसे आजादी के बाद भी लेकिन कोलकाता का काफी बड़ा नाम था, औद्योगिक काफी रोजगार थे वहां पर। सूत मिल, जूट मिल का बड़ा सेंटर था, जहां से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था सामान। फिर आया 1977, वामपंथी आंदोलन पूरे दुनिया में जोर पकड़ रहा था, और बंगाल उसका, कोलकाता उसका केंद्र बना। और 1977 में सत्ता चली गई, या चुनाव में वामपंथी दल आ गए सत्ता में, और उसके बाद उनकी नीतियां जो थी वो उद्योगों के खिलाफ थी। और देखते देखते वहां उद्योग बंद होने लगे, क्योंकि मजदूर आंदोलन, मजदूर आधार था वामपंथियों का कहीं ना कहीं। तो यूनियनों की दबाव में काफी व्यापारियों को लगा कि अब यहाँ काम हो नहीं सकता। तो 1977 से लेके 2011 तक यहाँ बहुत सारे उद्योग बंद हुए, और कोलकाता आर्थिक तौर पर काफी पीछे चला गया, और ये समय कोलकाता के लिए सबसे खराब था। उसके बाद लोगों को, जब कलकत्ता के या बंगाल के लोगों को ये बात समझ में आई, ममता बनर्जी में उनको उम्मीद नजर आई, 2011 में ममता बनर्जी आई। वामपंथी शासन था जो 1977 24 साल करीब का, 1977 से लेकर 2011 तक का, वो फिर खत्म हुआ। लेकिन ममता बनर्जी आते ही एक राजनीति में फंस गई, मुस्लिम वोट की राजनीति में फंस गई, और कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण में की तरफ उनका ध्यान चला गया। उद्योग फिर पिछड़े, सिंगूर और नंदीग्राम जैसी हादसे हुए, बड़े आंदोलन जहां छिड़े उद्योगों के खिलाफ, टाटा को अपना प्लांट बंद करके गुजरात ले जाना पड़ा, तो फिर एक बार पीछे चला गया। और जो उम्मीद 2011 में कलकत्ता के लोगों को हुई थी, वो भी पूरी नहीं हो पाई। तो इस तरह इस शहर की कहानी है। अब 2026 में बीजेपी वहां पर आई है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा लेकर वो आई है। तो क्या एक बार फिर कोलकाता सांस्कृतिक राजधानी बनेगा देश की? और जिस तरह से बीजेपी की छवि रही है, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, ये तय है। तो क्या कोलकाता के अब सुनहरे दिन फिर लौटेंगे, और कोलकाता सिटी ऑफ जॉय जो कहलाता था फिर सिटी ऑफ जॉय कहलाएगा? उम्मीद ऐसी ही करनी चाहिए। हालांकि सियासत है, सत्ता का अपना नेचर होता है, सत्ता की अपनी फितरत होती है। तो बीजेपी अगर ये टास्क पूरा कर पाएगी तो ये कोलकाता के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी मंजिल दूर है, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये खूबसूरत शहर एक बार फिर दुनिया के बड़े शहरों के साथ कदम ताल करेगा, और अपने पुराने वैभव की तरफ लौटेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।